नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज शाम नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या मामले में उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन प्रांगण में स्वागत किया जाएगा। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे और उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यह यात्रा भविष्य के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक एजेंडा तैयार करके भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री अनवर इब्राहिम कल रात 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। This is a landmark visit as Prime Minister of India is visiting Poland after 45 years. The visit takes place as we also mark the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community, select Polish business leaders and prominent Indologists. पोलैंड में श्री नरेंद्र मोदी वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज शाम नई दिल्ली में होगी। इस अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तथा जापान की ओर से वहां के रक्षा मंत्री किहारा मिनूरू और विदेश मंत्री सुश्री युको कामिकावा बैठक में भाग लेंगी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। एक रिपोर्ट। दो देशों के दो मंत्रालयों के बीच आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय वार्ता को 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्यतः इस तरह की वार्ताओं का उद्देश्य दो देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना होता है। भारत और जापान के बीच होने वाली इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के मंत्री भारत और जापान के बीच जारी सहयोग की समीक्षा करेंगे और आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की खोज करेंगे। ये बैठक रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाएगी तथा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। भारत यात्रा पर आए जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा की कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे के क्षेत्रों में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे रही है। जापान के दोनों मंत्री तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की आज शाम होने वाली बैठक के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे। भारत आने से पहले जापान की विदेश मंत्री कामिकावा ने कहा कि भारत का सामरिक महत्व जितना अधिक अब है उतना पहले कभी नहीं रहा। भारत और यूरोपीय संघ कल से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत EU ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के नए उपाय खोजना है। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया और यूरोप के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद और कानूनी मामलों से जुड़े व्यक्ति भाग लेंगे। ऑनलाइन कट्टरपंथ में उभरते हुए खतरों और चरमपंथी आतंकवादियों द्वारा ऑनलाइन माध्यमों का दुरुपयोग रोकने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पहले से ही हो रही है। पीड़ित महिला के माता पिता और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस की जांच से असंतोष व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी प्रकट की। इस मामले में निपटने से पुलिस के तौर तरीकों पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस दोषी को बचा रही है। इस बीच सरकार ने सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में 25% वृद्धि को मंजूरी दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा अस्पतालों की अपनी मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 18 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी हो सकती है। मतदाताओं की संख्या लगभग 90 लाख होने की उम्मीद है। राज्य में परिसीमन के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गई हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह बारामूला जिले में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप के स्थान, समय और तीव्रता का विवरण दिया है। किसी के हताहत होने या किसी महत्वपूर्ण क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने शासन के दौरान लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह समेत कई अधिकारी लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में शामिल हुए थे। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में बदलाव कर अब लेटरल एंट्री को और भी सुव्यवस्थित कर दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए? तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें हैं, आपने किया ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, जो रूल्स बनाएगी तरीके से लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में ये सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेनदेन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करे। ऋण देने या लेने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती हैं और वे ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेह हैं। लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपान कोंग 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। 19वां सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन नई दिल्ली में आज से 22 अगस्त तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका के विकास और क्षेत्रीय तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। टोरंटो के नाथन फिलिप्स स्क्वायर में रविवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस परेड का आयोजन किया गया। इसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 लाख की आबादी वाले भारतीय कनाडाई समुदाय को बधाई दी। परेड में 20 भारतीय राज्यों की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाले 10 ट्रक ट्रेलर मुख्य सड़कों से गुजरे। ड्रम बैंड की तेज धुनें हवा में गूंज उठी। टोरंटो में भारतीय स्वतंत्रता दिवस परेड कनाडा में भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 3 घंटे तक चली बैठक के बाद बंधकों की रिहाई के संबंध में एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। उनके कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बंधकों को छोड़ने के संबंध में अमेरिका के उस प्रस्ताव को लेकर इजरायल की प्रतिबद्धता दोहराई है जिसमें इजरायल की सुरक्षा आवश्यकताओं की भी चर्चा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। पेरिस पैरालंपिक इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि पेरिस जाने वाले खिलाड़ी भारत के ध्वजवाहक की तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट इस मुकाम पर पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो कितने सशक्त हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बार पैरालंपिक में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 50% एथलीट पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे। इसी तरह पेरिस में भी ये एथलीट देश का नाम बढ़ाएंगे। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, पश्चिम, पूर्वी और मध्य भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी कल भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। कोलकाता कांड के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्र का फैसला आज सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान लिखता है, सरकार ने केंद्रीय चिकित्सालयों में 25% सुरक्षा बढ़ाने की मंजूरी दी। यूक्रेन दौरे में युद्ध पर भी बात करेंगे मोदी। 30 वर्षों में यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। नवभारत टाइम्स की खबर है, भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा नेपाल। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को मील का पत्थर बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वहीं देश भर में कल रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाने को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है, कैद भाई को बांधी राखी तो छलक पड़े आंसू। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बहनों ने फौजी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर बढ़ाया मान। वहीं हरिभूमि ने प्रधानमंत्री द्वारा छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाने को अहमियत दी है। पत्र लिखता है, राखियों से भर गई प्रधानमंत्री की कलाई। एक राखी में पीएम की मां की तस्वीर, जिसमें एक पेड़ मां के नाम का संदेश भी। लोको पायलटों ने मालगाड़ी रोक बचाई शेरों की जान, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, वन कर्मियों ने लाल बत्ती जलाकर पटरी पर शेरों के होने की सूचना दी, तत्काल लगाया इमरजेंसी ब्रेक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज शाम नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या मामले में उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।